जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहने लगा था। फिर मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसी दवाई की पुड़िया दी जिसको खाकर मैं पूरी रात सुकून से सोती और सुबह आँख खुलती। एक रात मुझे इस दवाई की पुड़िया पर शक हुआ और मैंने उस रात वो नहीं खाई। मेरा शौहर आधी रात को कमरे में मौजूद नहीं था। जब उसका पीछा किया तो उसने अपने घर के तहखाने में एक लड़की को रस्सियों से बांधा हुआ था और वो लड़की मेरी शादी को अभी 1 महीना गुजरा था कि मेरे जिस्म में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया। ये अजीबो गरीब दर्द शाम होते ही शुरू हो जाता और फिर यकदम बढ़ने लग जाता और जो ही सुबह होती ये दर्द खत्म हो जाता। सारा दिन मुझे दर्द ना होता। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है और दिन के वक्त यूं महसूस होता था जैसे दर्द हुआ ही ना हो कभी। पहले तो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वक्त के साथ साथ दर्द की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। मेरा नाम आसमा है। मेरे शोहर एक हकीम थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने ये मसाइल अपने शोहर को नहीं बताए थे क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ इन हकीमों को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मी का कहना था कि ये हकीम इंसानों को दवाइयों के नाम पर मुख्तलिफ केमिकल देते हैं जिनसे उनका जिस्म मजीद खराब हो जाता है। हम लोग तावीज और दम वगैरह पर इन्हिसार करते थे और हर बीमारी के इलाज के लिए इन्हीं से रुजू करते थे। हम जादू टोना और तावीजों से इलाज करवाया करते थे। इसलिए मैं अपने शोहर को भी अपना मसला बताने से कासिर थी। मेरी अम्मी तो मेरी शादी किसी हकीम से करने को तैयार ही नहीं थी, मगर चूंकि वो बहुत अमीर था इसलिए अम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक ही रात को मैं तकलीफ में मुब्तला होने लगी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का जरा भी एहसास न होता था। मैं बिल्कुल ठीक होती थी और शाम होते ही अब इतनी तकलीफ बढ़ जाती कि उठना मुश्किल हो जाता। मेरा शौहर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करता था और छुप छुप कर मुझ पर नजर भी रखता था। कभी कभार मैं पूछती कि आप मुझ पर छुप छुप कर नजर क्यों रखे हुए हैं, तो वो कहते मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत का तकाजा है। मैं तब भी तुम्हारा ख्याल रखूं जब तुम्हारे साथ ना हूँ। मैं बहुत खुश होती और खुद को दुनिया में सबसे खुश नसीब समझती थी। और फिर एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबो गरीब बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होता है, फिक्र मत करो, ये दर्द ठीक हो जाएगा। शौहर की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल सा गया था। मैंने अपनी तबीयत के खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओगी। मैं तो परेशान थी क्योंकि मेरा तो हकीमों पर यकीन ही नहीं था। मेरे शौहर ये बात कहकर चले गए थे और मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरा शौहर मुझे कौन सी दवाई दे देगा और इससे ना जाने क्या होगा। रात हुई तो मेरा शौहर अपने काम से वापस आया और मुझसे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए ये पुड़िया लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबराई, मगर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनकी बात मान ली और पुड़िया खाने के लिए राजी हो गई। मेरे शौहर ने मुझे वो पुड़िया खिलाई और फिर मुझे लेटने को कहा। पुड़िया खाते ही मेरे जिस्म में अजीब सी खलबली सी मचने लग गई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लग गया। दर्द तो जैसे खत्म हो गया था और फिर इस सुकून में मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता चला फिर क्या हुआ क्योंकि फिर मैं सो चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। आज बहुत ही दिनों बाद मैं सारी रात के लिए सोई थी, वरना तबीयत की खराबी के बायस सोना भी महाल हो गया था। मैंने नमाज पढ़ी और रब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शुक्र है इस पुड़िया की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं ठीक हो गई हूँ। सुबह मेरे शौहर ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा
تو میں نے اسے بتایا کہ اب میں کافی بہتر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اب ہر رات ایک پڑیا کھلایا کریں گے، اور اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ پڑیا کھائے بغیر پہلے کبھی نہیں سوئے گی۔ میں نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر ہر رات مجھے ایک پڑیا کھلاتا اور پھر اسی پڑیا کی وجہ سے میرے جسم میں ہونے والا درد ختم ہوتا جاتا۔ نہ صرف درد کم ہوتا بلکہ مجھے سکون بھی محسوس ہونے لگتا، اور پھر اسی سکون سے مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ دوبارہ ساری رات میری آنکھ نہ کھلتی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلتی اور میں بہت ہی بہتر محسوس کر رہی ہوتی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور 1 سال ہو گیا تھا مجھے وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے۔ اس سارے عرصے میں نے اپنے والدین کو یہ بات کبھی نہ بتائی کہ میں کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں۔ ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آ گئی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میری امی وہ پڑیا دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو میری امی غصے میں آ جاتی اور میرے شوہر سے پوچھتی کہ وہ مجھے یہ دوائی کا زہر کیوں کھلا رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری امی اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ پڑیا پڑی تھی۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے کسی کام سے امی کو کمرے سے باہر بلایا اور امی کو باہر چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر وہ پڑیا اٹھا لی اور پھر اسے کسی اور جگہ چھپا دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ آخرکار امی کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی امی یا ابو یا میرے میکے سے کوئی بھی آتا میں اس پڑیا کو چھپا دیتی۔ اس طرح یوں یہ راز کھلنے سے بچ جاتا۔ میرا شوہر اس پڑیا کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا۔ اگر کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ چلانا شروع کر دیتا، حالانکہ وہ بہت محبت کرتا تھا اور کبھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن بات جب اس پڑیا کی ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے خود سے پوچھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری مزید بڑھ جائے، اور اس لیے وہ ہر رات اسے پڑیا کھلانے پر اتنا پرجوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر کے لیے میری محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میرے پھوپھا مجھ سے ملنے میرے گھر آئے تھے۔ میں نے پڑیا کو فریج میں چھپا دیا تاکہ پھوپھا اسے دیکھ نہ لے۔ پھوپھا سارا دن میرے گھر رہے اور پھر عصر کے وقت چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے فریج سے وہ پڑیا نکالی اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن جو ہی میں نے وہ پڑیا اٹھائی، فریج میں رکھنے کی وجہ سے وہ پڑیا گیلی ہو گئی تھی اور اس کے اندر سے دوائی نکل کر نیچے گر گئی۔ صرف تھوڑی سی دوائی اس پڑیا کے اندر رہ گئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر میں نے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو پڑیا میں کم دوائی دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، باقی کی دوائی کہاں ہے؟ تو میں ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا۔ وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ پڑیا کتنی مہنگی ملتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں صرف تمہاری محبت میں یہ پڑیا منگواتا ہوں اور تمہیں پڑیا کھلاتا ہوں۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے وہ پڑیا والا پاؤڈر کھلایا اور پھر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو بہت پرسکون تھی، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک پڑیا کے لیے اتنا کیوں ڈانٹا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ مجھے محبت بھی تو بہت کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر روزے آ گئے، چھوٹی عید بھی گزر گئی۔ بڑی عید سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں، اور اسی لیے ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا میں نے گھر کی ساری صفائی کا سوچ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی اور نہ چھوٹی عید پر میں نے سارے گھر کی صفائی کی۔ ایک کمرے کا سامان دوسرے میں ڈالا اور پھر اسے صاف کر کے واپس اس میں رکھ دیا۔ اب آخری کمرہ بچا تھا جس میں وہ پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر میں کپ کپا کر رہ گئی۔ جو ہی میں نے اس پڑیا کو اٹھایا اور رکھنے لگی تھی تو وہ پڑیا میرے ہاتھ سے کھل گئی اور اس کے اندر موجود دوائی ساری نکل کر زمین پر گر گئی۔ میری جان نکل گئی تھی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا۔
मेरे जिस्म से जैसे रूह निकल गई थी। जब मेरे शौहर को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रही थी। काफी देर मैं सोचती रही कि क्या करूं, क्योंकि वापस आकर मेरा शौहर तो मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाला था। फिर मैंने एक मंसूबा बनाया। मैं किचन में गई और उस खाली पुड़िया के अंदर चाट मसाला भर दिया और उसमें इतना ही भर दिया जितना वो पहले थी। अब मुझे सुकून था, क्योंकि वो पाउडर भी इसी चाट मसाले की जैसा लग रहा था। मुझे यकीन था कि मेरे शोहर को अब पता नहीं चलेगा कि मैंने इस पुड़िया के अंदर चाट मसाला भर दिया है। रात को मेरा शोहर आया। मैं थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं मेरे शोहर को इस बात का इल्म ना हो जाए कि ये दवाई नहीं बल्कि चाट मसाला है। मेरे शोहर पानी लेने गए। मैंने जल्दी से पुड़िया का पाउडर अपने हाथ पर रख लिया। जैसे ही मेरा शोहर पानी लेकर आया, मैंने जल्दी से वो पाउडर खाया और पानी पी लिया। मैं खुश थी कि शुक्र है उसे इल्म नहीं हुआ इस बात का कि मैंने इसमें चाट मसाला डाल रखा है। दवाई खाने के बाद मैं इंतजार करती रही कि मुझे अब नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही थी। मैं काफी हैरान थी। मुझे जिस्म में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दवाई के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद किए लेटी रही कि शायद अब नींद आ जाए। आधी रात के वक्त मेरा शौहर बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैं काफी हैरान हुई कि मेरा शौहर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि शायद वॉशरूम गया हो। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। जब ज्यादा देर तक वो ना आया तो मैं परेशानी में उठी और फिर उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गई तो घर में कोई ना था। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने शौहर को बहुत आवाजें दी, मगर उसने किसी भी आवाज का जवाब ना दिया। वो देता भी कैसे, क्योंकि वो घर में मौजूद ही नहीं था। मैं हैरानी और परेशानी में वापस आ गई। सुबह फजर के वक्त मेरा शौहर घर वापस आया था और मैं इस सब का मुशाहिदा कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे शौहर को लगे मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही थी। मेरी एक सहेली का घर मेरे घर के पास था। मैं उसके घर गई और उससे सारी बात बताई। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और कहने लगी कि ये बात तो सच है, तुम्हें रात को नींद उसी पुड़िया वाली दवाई की वजह से आती थी और आज नहीं खाई तो नींद नहीं आई और तुम्हारे जिस्म की दर्द भी खत्म हो गई है। लेकिन तुम्हारा शौहर रात को कहीं गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा शौहर जानबूझकर करता हो। मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और उससे लड़कर घर आ गई। रात को फिर मेरे शौहर ने मुझे वो दवाई वाली पुड़िया खिलाई, मगर मैं सोई नहीं थी। आधी रात वो फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उठी ताकि देखूं कि वो कहाँ जाता है। मेरा शौहर कमरे से निकला और फिर घर की पिछली जानिब स्टोर रूम यानी गोदाम में चला गया। मैं छुप छुप कर उसके पीछे जा रही थी। इतने धीरे से कदम उठा रही थी कि किसी को पता भी नहीं चल सकता था कि मैं पीछा कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को इतनी रात में गोदाम में क्या काम है। उसने गोदाम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापिस आने का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया था तो मैं हैरत ज़दा हो गई। फिर जब ज्यादा देर गुजर गई तो मैंने गोदाम का दरवाजा खोला और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर कहाँ चला गया। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। इसी शशोपंज में मुब्तला मैं किसी चीज से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर जमीन पर से हट गई। चादर हटी तो मैंने जमीन पर जो चीज देखी वो देखकर मैं घबरा कर रह गई। वहाँ एक खुफिया दरवाजा था। मैंने कपकपाते हाथों के साथ दरवाजा खोला तो नीचे तहखाने की जानिब सीढ़ियां जा रही थी। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियां उतरने लगी। जब सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने नीचे अपने शौहर को देखा था और कुछ और आदमी भी थे वहाँ। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हुई और जल्दी से एक सतून के पीछे छुप गई। सामने एक बड़ा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे एक कमरा होगा। मेरा शौहर सिगरेट पी रहा था और साथ में वो दूसरे आदमी भी।
बाकी दोनों आदमियों ने चेहरे पर निकाब चढ़ाए हुए थे। मैं आज अपने शौहर को पहली बार सिगरेट पीते देखकर चौंक गई थी। मेरा शौहर इनसे कुछ बातें कर रहा था। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन जिस जगह मैं खड़ी थी वहां उनकी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। फिर मैंने उनको देखा, वो सब खड़े हो गए थे और उस कमरे के पीछे की जानिब चले गए। ये देखकर मैं मजीद हैरान हो गई थी कि उस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी और दरवाजे के सुराख के बीच से अंदर का नजारा देखने लगी। अंदर बहुत सा सोना और जेवरात और पैसे पड़े हुए थे। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और इससे भी हैरत अंगेज मंजर देखा। मैंने वहाँ एक इंसान को देखा जिसे एक कुर्सी पर रस्सियों से बांधा गया था। मैं ये देखकर घबरा गई। फिर मेरा शौहर और वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल आए। मैं डर कर पीछे की तरफ भागना चाहती थी, मगर ना भाग सकी, इसलिए वही छुपी रही। वो सब कमरे से बाहर निकले और फिर दूसरे कमरे से भी बाहर निकलते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चले गए। मैं भी वापस जाना चाहती थी, मगर मुझ में तजस्सुस हो रहा था कि अंदर कमरे में किसको बांधा गया है। मैं अंदर कमरे में गई तो वहां सच में कोई था जिसे कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा गया था। उसके चेहरे पर एक स्याह रंग का कपड़ा भी था। मैं करीब गई तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट सुनकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मत मारो। उसकी आवाज खालिस जनाना थी। मैंने जल्दी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो एक औरत थी। उसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी थी, मगर उस औरत ने मुझे ये कहकर रोक लिया कि प्लीज मेरी जान बचा लो। मैं डरी सहमी सी हुई थी, मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और मैंने उस औरत को रस्सियों से आजाद किया। रस्सियों से आजाद होकर उस औरत ने लंबी सांस भरी और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं रूही हूँ और फिर वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं हकीम की बीवी हूँ और अपने शौहर का पीछा करके यहाँ पहुंची हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे एक हैरत अंगेज बात कही, जिसे सुनकर मैं शशदर रह गई थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शौहर हकीम नहीं है। ये बात मेरी रूह तक लर्जा गई थी। मैंने गुस्से से मुखातिब होकर कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो। फिर उसने मुझे जो बात बताई वो मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख गई। उसने मुझे बताया कि मेरा शौहर एक डाकू गैंग का सरगना है और इनका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का माल जमा करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो ये सारा माल दूसरे शहरों में पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शौहर तो हकीम है और मैं ये जानती हूँ। वो कहने लगे कि तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं भी इसी गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कपकपा गई और मैंने उससे कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हें बांधा क्यों हुआ था और तुम्हें मार क्यों रहे थे। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुनो। फिर वो मुझे सारी बात सुनाने लगी। उसने बताया कि हम सब डाकू हैं और लूट मार करते हैं। हम न सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं और इस सब से हम बहुत पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक ना हो, इसलिए हम सब ने मुख्तलिफ भेष अपनाए हुए हैं। मैंने एक नर्स का भेष बदला था और क्लिनिक के लिए किसी एक डॉक्टर या हकीम का होना बहुत जरूरी था। चुनाचे तुम्हारे शोहर को ही नकली हकीम बनाना पड़ा। ये सब हम इसलिए करते थे ताकि पुलिस का शक कभी भी हम पर जा ना सके। सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी जिंदगी में आ गई। उस रोज शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी जब हम वहाँ चोरी कर रहे थे। तभी जावेद यानी तुम्हारे शोहर की नजर तुम पर पड़ी। वो पहली ही नजर में तुम पर अपना दिल हार बैठा था। उस दिन ही उसने फैसला कर लिया था कि तुमसे शादी करेगा। एक रिश्ते कराने वाली के जरिए तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा था, मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़के के माँ बाप से मिलने को कहा, लेकिन जावेद के माँ बाप नहीं थे। फिर हमने एक मंसूबा बनाया। मैं जावेद की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यूं रिश्ता हो गया और शादी भी। शादी के बाद जावेद का रात को चोरी के लिए हम सबके साथ जाना कम होता चला जा रहा था और हमें इसका बेहद नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि जावेद हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा ज़हीन था और हम सब बहुत परेशान थे कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करें। फिर हम सब ने एक तरकीब सोची। जावेद ने एक हकीम के मशवरे से तुम्हें एक ऐसी दवाई खाने में मिलाकर देना शुरू कर दी
جس سے رات ہوتے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ پھر جب تمہیں تھکاوٹ ہو گئی تو جاوید نے اپنا اصل منصوبہ اپنایا اور وہ نیند کی دوائی کی پوڑیاں تھکاوٹ کی دوائی کہہ کر روز رات کو تمہیں دینا شروع کر دیا۔ جاوید تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ چھپ کر رات کو چوری کرتا تھا۔ وہ تمہیں نیند کی دوائی کی پڑیا سے سلا دیتا تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا بھی تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ تو میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں کیوں تھی اگر تم ان کی ساتھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ 10 دن پہلے ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے ان کا گینگ چھوڑ دیا تھا، میں اس پیشے سے اکتا گئی تھی اور اب بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں عثمان سے محبت کرتی ہوں مگر میرے ساتھیوں نے مجھے یہاں بند کر دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں کافی حیرت زدہ تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ اسے روز مارتے تھے اور گینگ میں واپس آنے کو کہتے تھے مگر میں ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس لڑکی کی ساری بات سن کر میں بہت حیران تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی مگر میں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز میں اور روحی پولیس اسٹیشن گئی اور ہم نے ساری بات پولیس کو بتائی۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر کے تہہ خانے پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا شوہر اور اس کے ساتھی وہاں اڈے پر روحی کو نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے اور اسی لیے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور اس سے پہلے وہ بھاگتے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو دھوکے سے حاصل کی ہے۔ پھر پولیس ان سب کو لے گئی۔ اب اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ روحی اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے۔ میرا شوہر آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اسی لیے اس سے طلاق نہیں لی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عدالت کچھ ماہ بعد میرے شوہر کو چھوڑ دے گی اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اصلی زندگی گزاروں گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب چوری چھوڑ دے گا۔